Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Ankit. So guys, today we are going to learn about the biosynthesis of thyroid hormones. तो जो आपके मेन जो थायराइड hormones है वो है आपका T3 एंड T4. T3 जिसको हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 इज योर टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर जिसको हम बोलते हैं थायरोक्स. देन जो आपका ये सिंथेसिस होता है, द सिंथेसिस ऑफ थायराइड hormones is regulated by the release of TSH from the anterior pituitary. जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपका थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस को रेगुलेट करवाता है. TSH is your thyroid stimulating hormone from anterior pituitary or we can say adenohypophysis. और जो आपका थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस है ये आपका होता है फॉलिकुलर सेल्स में जो आपकी थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं. एंड द सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन फॉलिकुलर सेल्स. फॉलिकुलर सेल्स. तो यहां तक थोड़ा सा बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब जो टिपिकल आपका जो फॉलिकल है वो किस तरह से दिखता है वो हम देखते हैं. ये देखो इस तरह से हमने सिंगल फॉलिकल ड्रॉ किया है. ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स आपके थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो ये सेल्स हैं ये हैं आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल सेल्स जो आपके ये सेल्स होते हैं ये होते हैं सिक्रेटरी इन नेचर. ठीक है, और फिर जो है इनके एक जो इनकी जो ये मतलब इस तरह से सर्कल टाइप में फॉर्म हो रहा है, इस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं आपका कोलोइड. ठीक है, जो आपके कोलोइडल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका कोलोइडल फ्लूइड. और जो आपका कोलोइडल फ्लूइड होता है इसमें जो मेजर इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है आपका थायरोग्लोबुलिन. थायरोग्लोबुलिन. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक जनरल सा एक क्या बोलते हैं इसको फॉलिकल का स्ट्रक्चर. फॉलिकल ऑफ थायराइड. थायराइड ग्लैंड. ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब देखो जो आपके ये सेल्स है इनका जो ये आउटर वाला जो ये बाहर वाला जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं आपका बेसोलेटरल सरफेस. बेसोलेटरल बेसोलेटरल सरफेस यानी कि जो आपका सरफेस कोलोइडल वाले पार्ट से अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, दिस इज बेसोलेटरल सरफेस. और जो आपका ये वाला जो सरफेस है जो आपका कोलोइडल की तरफ प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं आपका एपाइकल सरफेस. दिस इज योर एपाइकल सरफेस. ठीक है, तो देखो जो आपका अगर हम देखें कि आपका जो एक T3 या T4 बनने के लिए जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होते हैं तो आपका अमाइनो एसिड, आपका टायरोसिन और दूसरा आपका आयोडीन. अगर हम आयोडीन की बात करें तो जो आपका थायराइड फॉलिकल है उसमें आपकी आयोडीन की कंसंट्रेशन अबाउट 50 टाइम्स ज्यादा होती है नॉर्मल ब्लड से. जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनमें जो आयोडीन प्रेजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन से 50 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेशन आपके थायराइड फॉलिकल में आयोडीन की कंसंट्रेशन आपको मिलती है. तो ये हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर. अब देखते हैं हम एक्चुअल जो आपका थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस है वो. तो सपोज करो ये है आपका एक सिंगल सेल आपके थायराइड फॉलिकल का इस तरह से. ठीक है, दिस इज योर यहां इसका मैं नाम लिख देता हूं, दिस इज योर थायराइड फॉलिकल. थायराइड फॉलिकल. मान लो कि ये जो एक सेल है ये वाला जो सेल है इसको हमने इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके ये देखेंगे कि किस तरह चीजें होती हैं इसमें. तो देखो
जो ये वाला इसका सरफेस है, देखो अगर हम इसको लेंगे तो थोड़ा सा पता है डायरेक्शंस अपोजिट हो जाएंगे। तो कंसीडर करो कि आपका ये वाला सेल है जिसको हमने थोड़ा सा जूम करके देखा है, दिस कंप्लीट सेल। तो जो ये वाली साइड है आपके सेल की, ये है आपकी बेसोलेटरल सरफेस, बेसोलेटरल सरफेस, ठीक है। और जो आपकी ये आगे वाली साइड है, ये है आपका एपाइकल सरफेस, एपाइकल सरफेस, ठीक है। तो देखो जो आपका थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस है, उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप आता है वो आता है आपका एंट्री ऑफ आयोडीन इनटू योर थायराइड सेल। जो आपका थायराइड फॉलिकल का जो सेल होता है ना, उसमें आपके आयोडीन की एंट्री होती है। तो सपोज करो यहाँ पे कोई आपकी एक ब्लड वेसल प्रेजेंट है, दिस इज योर ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल में से आयोडीन का ट्रांसपोर्ट होता है आपके फॉलिकुलर सेल में। तो इसको सपोर्ट करवाने के लिए यहां पे प्रेजेंट होता है सिम्पोर्टर, जिसका नाम होता है NIS, यानी कि सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। दिस इज योर सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ठीक है। तो देखो इसमें से आपका जो आयोडीन है वो आपका एंटर कर जाएगा आपके फॉलिकुलर सेल में। तो जब आपके आयोडीन का इनवर्ड इसका जो मूवमेंट होता है, यानी कि फॉलिकुलर सेल में एंट्री होती है, उस टाइम पे एक आयोडीन के साथ आपके 2 सोडियम भी अंदर आते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए फिर बाद में क्या होता है, जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर पंप करता है और उसके बदले में 2 पोटेशियम आपके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसको। एक आयोडीन की एंट्री के साथ आपके 2 सोडियम एंटर करेंगे आपके फॉलिकुलर सेल में। तो जो आयनिक इसका जो ग्रेडियंट है सेल का, उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, 3 सोडियम को बाहर निकाला जाएगा और 2 पोटेशियम यहाँ पे आपका अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप था आपका सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर की हेल्प से आयोडीन का एंट्री हो गया आपके फॉलिकुलर सेल में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है, देखो जो आपका आयोडीन है इसका हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, और दिस विल चेंज टू आई। तो यहां पे हमने क्या करवा दिया, इसका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीडेशन होता है आपका परऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से, परऑक्सीडेज बाय यूजिंग H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में परऑक्सीडेज एंजाइम आपका आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके आई बना देता है, ठीक है। अब जो ये आयोडीन होता है ये सेल के अंदर पहुंच गया, अब इसको क्या है, बाहर इसको निकालना होता है, ठीक है। तो आयोडीन की एग्जिट के लिए, यानी कि एपिकल सरफेस से इसके एग्जिट करवाने के लिए यहां पे एक सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, जिसका नाम होता है पेंड्रीन, पेंड्रीन। और इस पेंड्रीन की हेल्प से जो आपका आयोडीन है वो आपका बाहर निकल जाता है आपके सेल से, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। उसी के साथ साथ आपका जो फॉलिकुलर सेल है उसमें साथ में ही और भी चीजें चल रही होती है। तो सपोज करो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से, और जो इस पे राइबोसोम्स होते हैं, इन राइबोसोम्स से प्रोड्यूस होता है आपका थायरोग्लोबुलिन, और उस थायरोग्लोबुलिन को मॉडिफाई किया जाता है आपकी गोल्गी के पास, एंड देन उसकी पैकेजिंग की जाती है। दिस इज योर ईआर। ईआर में आपका फॉर्म हुआ थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। इस थायरोग्लोबुलिन को पहुंचाया जाता है आपका, ये मान लीजिए ये है आपकी गोल्गी, आपकी गोल्गी के पास थायरोग्लोबुलिन को पहुंचाया जाएगा पैकेजिंग के लिए। दिस इज योर टीजी इज फॉर थायरोग्लोबुलिन, और फिर यहाँ पे इस थायरोग्लोबुलिन की पैकेजिंग की जाती है वेसिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो जो आपके T3 और T4 यानी कि थायराइड हार्मोन्स है, उनको बनाने के लिए क्या होता है, आपके जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं
इनमें टायरोसिन रेजिड्यूज प्रेजेंट हो, जो टायरोसिन आपका अमीनो एसिड है वो प्रेजेंट होता है। उन टायरोसिन पे आपके आयोडीन को ऐड किया जाता है जिससे आपके थायराइड हार्मोन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके दिमाग में आ सकती है कि जब आयोडीन अंदर है, थायरोग्लोबुलिन भी अंदर है, तो यहीं पे हार्मोन्स क्यों नहीं बना दी जाते? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो आपका आयोडीन का एडिशन है आपके थायरोग्लोबुलिन पे, जो आपके टायरोसिन अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है उन पे होता है, वो आपका फोलिकुलर सेल के बाहर होता है, जिसके लिए आपका जो थायरोग्लोबुलिन है उसको बाहर निकाला जाता है, जैसे ये थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अंदर कभी भी आपका हार्मोन नहीं बनेगा। आपका जो हार्मोन है वो हमेशा कोलोइड की तरफ बनेगा। दिस इज योर कोलोइड। ठीक है, ये आपका कोलोइड में हार्मोन बनेगा। अब जो फर्स्ट आयोडीन की एंट्री हो गई, आयोडीन को ऑक्सीडाइज भी कर दिया और ये आपका फॉलिकुलर सेल से बाहर चला गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है आपका ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन का सिंपली मतलब क्या होता है? आपके जो थायरोग्लोबुलिन में टायरोसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है उनके साथ आपका आयोडीन जोड़ा जाता है। दिस इज योर, यानी कि यहां पे आपका आयोडीन जोड़ दिया थायरोग्लोबुलिन के साथ, इसको हम बोलते हैं आपका ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए यहां पे जो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है थायरोपरऑक्सीडेज। थायरोपरऑक्सीडेज, ठीक है। जो आपका थायरोपरऑक्सीडेज है आयोडीन को थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच करवाता है और इनके अटैचमेंट से फिर हमारे पास क्या बनेंगे? जो आपका थायरोग्लोबुलिन होगा उसके साथ अगर एक आयोडीन अटैच होगा, आप उसके जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है उसमें जो आपका टायरोसिन है, अगर टायरोसिन के साथ सिंगल एक आयोडीन अटैच है तो उसको बोलेंगे मोनोआइडो टायरोसिन। अगर उस टायरोसिन के साथ दो आपके आयोडीन अटैच है तो उसको बोलेंगे डाई आइडो टायरोसिन। उसी तरह से तीन अटैच है तो T3 या फिर ट्राई आइडो टायरोसिन T3, और अगर चार है तो उसको फिर आपका थायरोक्सिन। इस तरह से यहाँ पे जो आपके हार्मोन्स है उनका फॉर्मेशन होता है। अगर नॉर्मल कंडीशंस में बात की जाए, अगर आपका आयोडीन का जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा खासा है तो जो आपके डाई आइडोथायरोनिन है वो सबसे ज्यादा फॉर्म होते हैं इन कंपैरिजन टू योर मोनोआइडो टायरोसिन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मोनोआइडोटायरोसिन है और जो डाईआइडोटायरोसिन है उनमें से ज्यादा आपके डाईआइडोटायरोसिन फॉर्म होते हैं। ठीक है, और मोनोआइडोटायरोसिन आपके कम फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो अब नेक्स्ट चीज देखो, जब दो आइडोटायरोसिन व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डाईआइडोटायरोसिन प्लस वन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ डाईआइडोटायरोसिन, तो इनसे बनेगा आपका T4 टेट्राआइडोटायरोसिन। ठीक है, और उसी तरह से आपका यहाँ पे डाईआइडोटायरोसिन के साथ जब आपका मोनोआइडोटायरोसिन अटैच होगा तो उससे बनेगा आपका T3 यानी कि ट्राईआइडोटायरोसिन। उसी के साथ साथ अगर हम इस T4 में से एक आयोडीन को निकाल दें तो उससे भी आपका T3 बन सकता है। तो ये इतना आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिफिकेशन वाला स्टेप है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जो आपका हार्मोन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो ये वाला पार्ट तो थोड़ा सा देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम इरेज कर लेते हैं फॉलिकल वाले को। तो सपोज करो जो आपका फॉलिकल है वो सिर्फ इतना सा। ठीक है, तो अब देखो देन जो आपका ये स्ट्रक्चर है ये है आपका टायरोसिन अमीनो एसिड, टायरोसिन। ठीक है, जब इस टायरोसिन पे एक आयोडीन हम जोड़ देंगे तो इससे क्या बन गया? मोनोआइडोटायरोसिन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? दिस इज योर मोनोआइडोटायरोसिन। ठीक है, अब उसी तरीके से देखो
ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है, यहां पे आपका OH, देन आपका CH2, CH, NH2 एंड हियर इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अगर आपके टायरोसिन अमीनो एसिड पर 2 आयोडीन हम यहाँ पे जोड़ देंगे, इस तरह से मान लीजिए हमने 2 आयोडीन जोड़ दिए, तो ये बन गया आपका डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अब देखो, अगर एक मोनो आयोडोटायरोसिन और आपका एक डाई आयोडोटायरोसिन ऐड होंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों के एडिशन से देखते हैं, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन के एडिशन से। यहां हम इसको शो करेंगे इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे हमारा बन जाएगा ये इस तरह से, जो आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है जिसमें आपके 3 आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं आपका T3 या फिर ट्राई आयोडोटायरोसिन। ठीक है, अगर आपका जो डाई आयोडोटायरोसिन है उसके साथ एक और मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे डाई आयोडोटायरोसिन का, तो उससे क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आयोडोटायरोसिन प्लस यहाँ पे एक DIT और जोड़ देंगे, तो इन 2 मॉलिक्यूल्स के ऐड होने से, 2 डाई आयोडोटायरोसिन के जुड़ने से क्या बनेगा आपका, वो देखते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा बन गया ये आपका एक आयोडीन, ये आपका दूसरा आयोडीन, एंड दिस इज योर थर्ड आयोडीन। ठीक है, तो ये आपका बन गया T4 या फिर जिसको हम बोलते हैं आपका टेट्रा आयोडोटायरोसिन। तो यहाँ पे जो ये मोनो आयोडोटायरोसिन को डाई आयोडोटायरोसिन के साथ जोड़ रहे हैं, या फिर आपके डाई आयोडोटायरोसिन को एक और दूसरे डाई आयोडोटायरोसिन के साथ जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, टेट्रा आयोडोटायरोसिन यानी कि T4। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं आपका कपलिंग। ठीक है, कपलिंग में हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखो, ये दिखा रखा है, ये सब आपका कपलिंग ही है, दिस इज योर कपलिंग में हम ये चीजें करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हार्मोन फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपके T3 और T4 बन जाते हैं, बनने के बाद इनको आपका ये जितने भी हैं आपके ये आपका T3 है और ये T3 और ये आपका T4, इनको यहाँ पे वेसिकल्स में स्टोर करके रखा जाता है। देखो, थायराइड ग्लैंड की एक और सबसे खास बात क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट इज नियर अबाउट द साइज ऑफ 25 ग्राम्स तक ही आपकी होती है, एंड ये अपने हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करने के बाद उनको स्टोर करके रखती है। तो इन केस अगर फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए बॉडी में आयोडीन की कंसंट्रेशन कम भी हो जाए, तो यहाँ पे हॉर्मोन्स की कमी ये बॉडी में नहीं होने देती है, क्योंकि जो आपके T3 और T4 है वो बहुत ही ज्यादा आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है, उनकी डेफिशिएंसी को बॉडी किसी तरह की कंपनसेट नहीं कर सकती। तो इसीलिए इन हॉर्मोन्स को वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, और जब भी जरूरत होती है by some stimulus the vesicles are exocytosed to release their contents, और आपका जो कंटेंट है उसको T3 और T4 को यहाँ आपका इस तरह से ब्लड वेसल्स में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, जो आपके T3 और T4 है वो क्या कर सकते हैं, वो आपके आयोडीन को अलग होने से और थायरोग्लोबुलिन अलग हो जाते हैं, यानी कि आपके अगर फॉलिकुलर सेल के अंदर ये टूट जाए, जो आपका मान लीजिए आपका सपोज करो ये आपका T3 है, अगर T3 में आयोडीन अलग हो जाए और आपका थायरोग्लोबुलिन अलग हो जाए, तो उससे आपका ये थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस और जो ये आपका आयोडीन है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये सब था आपका थायराइड हॉर्मोन्स का सिंथेसिस, जो कि आपका फॉलिकुलर सेल्स में होता है और किस तरह से होता है वो आपने देख लिया। तो एक बार सारा का सारा प्रोसेस रिपीट करते हैं। सबसे पहले ब्लड से आपके आयोडीन की एंट्री होगी,
I नेगेटिव बाय द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। और इसमें क्या होगा, जब एक आयोडीन अंदर जाएगा तो उसी के साथ आपके दो सोडियम भी अंदर जाएंगे। देखो सिम्पोर्टर हमने यहाँ पे यूज किया, सिम्पोर्ट यानी कि दोनों का एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। अब दो सोडियम अंदर जाने तो उससे क्या होगा, जो आपका आयनिक जो इसका बैलेंस है सेल का वो मेंटेन नहीं होगा, जिससे मतलब उसमें कोई चेंज आ जाएगा। तो उस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, तीन आपके जो सोडियम होंगे, तीन सोडियम को बाहर निकालेंगे और दो पोटेशियम आपके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब जो आपका आयोडीन है वो अंदर आ गया, जो इसके नेगेटिव फॉर्म है ये डायरेक्टली आपके थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड नहीं कर सकती है। इस वजह से इसका हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज बाय यूटिलाइजिंग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज को यूटिलाइज करके। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये आपका I2 यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो आपका आयोडीन है ऑक्सीडेशन के बाद इसको बाहर निकाला जाएगा। अब ये बाहर आ गया, ठीक, आयोडीन बाय द हेल्प ऑफ सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे एक सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है जिसको पेंड्रिन हम बोलते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आपके सेल में जो आपका थायरोग्लोबुलिन है उसका राइबोसोम से सिंथेसिस होगा ER में, देन उसकी प्रोसेसिंग होगी गोल्गी में और उसको पैकेज कर दिया जाएगा। और पैकेजिंग के बाद जब भी आपका थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करवाना, जो आपका थायरोग्लोबुलिन है उसको आपके कोलोइड में आपका बाहर निकाल दिया जाएगा। और कोलोइड में यानी कि जो आपका कोलोइड ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें आपका थायरोग्लोबुलिन भी प्रेजेंट है और आपका आयोडीन भी प्रेजेंट है। इन दोनों का अब क्या होगा, थायरोग्लोबुलिन में जो आपके टायरोसिन जो अमीनो एसिड है उस पे आपके आयोडीन को अटैच करवाया जाएगा। जो Tg का और I का मिलना है इसी को हम बोलते हैं आपका ऑर्गेनिफिकेशन रिएक्शन। दिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम थायरोपेरोक्सीडेज, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके फॉर्म होंगे मोनोआइडोटायरोसिन एंड डाईआइडोटायरोसिन। देखो ये रहे। अब जब दो यूनिट मिलेंगे डाईआइडोटायरोसिन की उनसे बनेगा T4, और जब एक DIT और एक MIT मिलेगा यानी कि मोनोआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन मिलेंगे तो जिससे बनेगा T3। और आपका T4 से भी एक आयोडीन अगर हम निकाल दें तो उससे आपका T3 बन सकता है। और जो ये आपकी ये मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से के साथ जुड़ना है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका कपलिंग। कपलिंग होने के बाद आपका T3 और T4 आपके सेल में बन जाएगा, सेल मतलब कोलोइड में बन जाएगा। उसके बनने के बाद इनको वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर करके आपके सेल्स में रखा जाएगा। और जब भी कभी सिग्नल मिलेगा थायराइड हार्मोन्स की जरूरत होगी, इनको बॉडी के आपके ब्लड के सर्कुलेशन में डाल दिया जाएगा टू कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसी के साथ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो इनके अलावा एक और हार्मोन होता है आपका थायराइड का, जिसको हम बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। और इसका क्या काम होता है, इट इज हाइपोकैल्सिमिक, हाइपोकैल्सिमिक यानी कि ये आपका कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस था, बायोसिंथेसिस था, वो कंप्लीट होता है। If you are facing any difficulty in this topic, then you can ask me in the comment section. So guys, thank you for watching me carefully and stay tuned for the next one.